हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ ईयर बॉटनी ऑनर्स के बारे में, जिसका फर्स्ट पेपर है कोर पेपर 1, जो कि है प्लांट डाइवर्सिटी, जिसे हम बोलते हैं पादप विविधता। इसकी हम यूनिट 5 देखेंगे, पूरा वनस्पतिक विज्ञान। इसमें आज डिस्कस करेंगे जीवाश्म अनावृत बीजी लिजिनोप्टेरिस का संक्षिप्त विवरण। लाइजिनोप्टेरिस का हम जब वर्गीकरण करते हैं, इसकी व्यवस्थित स्थिति क्या होती है। एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, वर्ग साइकाडोप्सिडा है, ऑर्डर टेरिडोस्पर्मलेसे, परिवार लाइगिनोप्टेरिडेसी, जीनस लाइगिनोप्टेरिस एंड कैलिमेटोथेका इसे नाम से जाना जाता है। जीनस लिगिनोप्टेरिस को लिगिनोडेंड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे लाइजिनोप्टेरिस की विशेषताएं। जब इसकी विशेषता की बात करते हैं तो पहली विशेषता क्या होती है, रूपात्मक विशेषताएं। लिजिनोप्टेरिस का तना पतला था और उसकी बड़ी सल्कदार पत्तियों से ढका हुआ था। पौधे के आधार के पास अपस्थानिक जड़ें विकसित हुई। ऐसा लगता है कि यह पौधा एक चढ़ने वाला पौधा था। लाइगिनोप्टेरिस ओल्डहेमिया जैसे कैलीमेटोथेका होनिंगहॉसी के नाम से भी जाना जाता है। का विस्तृत वर्णन विलियम स्टॉक, बैंकरनी, बिनी पोटोनी और ओलिवर और स्टॉक ने किया है। यह लंकाशायर और यॉर्कशायर के कॉल वॉल क्षितिज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक प्रकार से एक हार्ट स्ट्रक्चर के शेप पर ये पाया जाता है। कौन सा? ये जिम्नोस्पर्म। इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हमारा जो लंग्स होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसी प्रकार से इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर बहुत से पार्ट्स में दिखती हैं। इस प्रकार से इसमें सीड्स, स्टेम्स, रूट एंड पॉलन से पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम शारीरिक विशेषताएं। देखें तो प्राथमिक संरचना एक एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टेल थी, जिसमें कई प्राथमिक मैसेज बंडलों के चारों ओर बड़ी पिथ थी। पुराने पौधों में सामान्य द्वितीयक वृद्धि देखी गई, हालांकि इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हालांकि कुछ नमूनों में प्राथमिक संवहनी बंडलों का जाइलम भाग एक सतत वलय में था। कुछ में असामान्य प्रकार की द्वितीयक वृद्धि देखी गई। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जो अनावृत बीजी पौधा है उसके बारे में। यह असामान्यता 2 रूपों में थी। या तो द्वितीयक फ्लोएम का एक आंतरिक वलय विकसित हो गया था, या फिर यह था कि कैम्बियम संवहनी बंडलों में अलग अलग पट्टियों में दिखाई दिया था, जिसे पॉलीस्टेलिक जो उपस्थिति होती है वो उत्पन्न हुई थी। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें कि लीव इस प्रकार से स्ट्रक्चर रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है लाइजिनोप्टेरिस की प्रजनन संरचना। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें से कुछ पैलियोजोइक पत्तियां पर माइक्रोस्पोरेंजिया थे। उपजाऊ पिन्यूल्स कमोवेश पेल्टेड आकार के थे और उनके निचले हिस्से पर आमतौर पर 6 स्पोरेंजिया होते थे, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं। ये स्पोरेंजिया आमतौर पर द्विकोशिकीय होते हैं। इस प्रकार को क्रोसोथेका प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें ये डायग्राम पर स्पष्ट हमें संरचना दिखाई देती है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है अंदर का टीएस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब इसका टीएस काट लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर सूक्ष्मदर्शी पर देखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें पित होती है, लीफ थैसिस होती है, इसमें प्रायः कॉर्टेक्स पाया जाता है, पैरिडर्म, सेकेंडरी वुड, इस प्रकार से प्राइमरी जाइलम, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह ऐसा लगता है कि माइक्रोस्पोर्स में नर प्रोथेलस का निर्माण किया। शुक्राणु आज के साइकेट्स जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लाइजिनोप्टेरिस का बीज। सबसे प्रसिद्ध बीज का वर्णन लेगेनोस्टोमा नाम से किया गया है। ये बीज आकार में छोटे थे, केवल 1/4 के बारे में, लेकिन वे अत्यधिक संगठित थे। यह बैरल के आकार का था और पूरा बीज कप्यूल में बंद था। बीज के परिपक्व होने पर यह कप्यूल खुल जाता था। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जितनी हमने अभी आप बातें डिस्कस की, इसको हम समझ सकते हैं। यदि आपको ये समझ ना आए तो आप यूट्यूब में इसी को सर्च करके और इसको आसानी से डायग्राम के तौर पे समझ सकते हैं डिटेल वीडियो में। ये आपको भी नोट्स के तौर पर ये प्रोवाइड है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसका और डीपली स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटोजाइलम एंड पेट, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रत्येक बीज डंठल की नोक पर पैदा हुआ था। कप्यूल बीज के आधार से ऊपर उठता था, लेकिन उसके साथ जुड़ा नहीं था। कप्यूल 3 मुख्य लोब में था। ये लोब बीज के ऊपरी हिस्सों में विभाजित थे। बीज या बीजांड आर्थोट्रोपस और
साइकेडियन प्रकार का था। यह रेडियल रूप में सम्मिलित था। कप्यूल को बीज से उसकी पूरी लंबाई के साथ अलग किया गया था। बीज में ही एक अध्यावरण होता है जो बीजांड कोष को घेरे रहता है। अध्यावरण और बीजांड कोष शीर्ष को छोड़कर आपस में जुड़े हुए थे। अध्यावरण ने 9 उभार बनाए। इनमें से प्रत्येक उभार में एक संवहनी बंडल मौजूद था। ये उभार बीजांड कोषी चोंच को घेरे रहते थे। इसके बाद परागकण पराग कक्ष में आ गए, जो बीजांडकाय चोंच के आधार के चारों ओर बीजांडकाय ऊतकों के कुछ भाग में अव्यवस्थित होने से बना गया था। आई नो फ्रेंड्स, ये आपको सुनने में लगेगा सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, लेकिन अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ पढ़ के भी अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको फोकस के साथ इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, कुछ तैयारियों में मेगास्पोर झिल्ली बहुत अच्छी तरह से देखी जाती है। बीज के केंद्र में एक ऊतक था, लेकिन अभी तक इन पैलियोजोइक बीजों में ना तो कोई आर्किगोनियम पाया गया और ना ही कोई भ्रूण पाया गया। ये इसके बारे में फुल डिटेल थी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया एंड स्टेमन देखने को मिलता है। ना ही इसमें भ्रूण होता है, ना ही इसमें बीज पाया गया है। देखते हैं, बीज डंठलों के सिरे पर पैदा तो हुए थे, वे आवरण बनाने के लिए व्यवस्थित नहीं थे। इस लेजेनोस्टोमा के अलावा कई अन्य पैलियोजोइक बीज हैं जिनका वर्णन किया गया। कुछ सरल है और कुछ लेजेनोस्टोमा से ज़्यादा जटिल है। सभी पैलियोजोइक बीजों की एक अनोखी विशेषता जो अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, वह है उनमें किसी भी प्रभ्रूण का ना होना। ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। परागकण पराग कक्षों में पाए गए हैं, मतलब किसमें परागकण बाकायदा पाए जाते हैं, किसमें पराग कक्षों में। उनमें से कुछ में तो उनकी जर्म ट्यूब भी दिखाई दी थी, मतलब इसमें जर्म ट्यूब भी कुछ में दिखाई दी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बीज नहीं मिला है जिसमें भ्रूण विकसित हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह संभव है कि वर्णित सभी बीज संरक्षित न हुए हों या वे भ्रूण निर्माण से पहले संरक्षित रहे हों। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे कोर ऑफ न्यूक्लियस एंड ओपनिंग ऑफ पोलन चैम्बर्स एंड पोलन ग्रेन्स, मेगास्पोर मेम्ब्रेन, इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइज़ेनोप्टेरिस के जाति वृत्ति संबंध के बारे में। हम पाते हैं कि टेरिडोफाइट्स के मामले में जाइलम पर केवल स्क्लेरिफॉर्म गाढ़ापन दिखता है। साइकेड्स में हम इस पर गड्ढेदार प्रकार का गाढ़ापन पाते हैं। यह देखा गया है कि कुछ साइकेड्स का जाइलम स्क्लेरिफॉर्म अवस्था से गुजरता है और एक हालिया साइकेड स्टेंगोरिया में, जहाँ जाइलम ट्रैकिड्स में केवल स्क्लेरिफॉर्म गाढ़ापन दिखाता है। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें जाति वृत्ति संबंध किस प्रकार से होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ कोई गड्ढे नहीं थे। गड्ढों वाली मोटाई की अनुपस्थिति के कारण स्टैगोरिस वंश को लंबे समय तक फर्न में शामिल किया गया था और बाद में जब इस पर बीज वाले पौधे पाए गए तो इसे फर्न से साइकाडेल्स में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं। और आपको यदि डिटेल में स्टडी करनी तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बनाकर आप स्टडी कर सकते हैं। साइकाडोफिलिकल्स के तने में फर्न और साइकेड दोनों की संयुक्त संरचना होती है। साइकाडोफिलिकल्स में प्रोटोस्टेलिक से पॉलीस्टेलिक संरचना की व्यवस्था होती है और यह केवल कुछ निम्न प्रकार जैसे मेराटिया, एंजियोप्टेरिस एंड ऑफियोग्लोसम और बॉट्रिचियम में पाया जाता है। दिखने में ये साइकाडोफिलिकल्स फर्न जैसे थे। कार्बोनिफेरस काल में वनस्पति आज के अधिकांश फर्न की तरह ही थी। वहाँ विशेषताओं में मजबूत समानता के कारण ही इस समूह को साइकाडोफिकल्स के रूप में वर्णित किया गया था। बाद में जब लेगेनोस्टोमा के बीज लाइगेनोप्टेरिस की पत्तियों पर उगते पाए गए तो समूह का फर्न कनेक्शन समाप्त हो गया।